नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में कोई कांड हो जाए और उसमें किसी नेता का नाम ना आए, यह संभव नहीं है। और सरकार अगर बीजेपी की है तो बीजेपी का ही नेता विवादों में न फंसे, यह बिल्कुल संभव नहीं है। हाल ही में प्रदेश के जाने माने बिल्डर्स में से एक सत्येंद्र साहनी ने आत्महत्या कर ली, एक बड़ी सोसाइटी से कूदकर। उसके बाद बीजेपी के एक नेता का नाम आया। जब दस्तावेज खंगाले जा रहे थे तो पुलिस को आशंका बिल्कुल भी नहीं थी कि क्या क्या हो सकता है। सुसाइड नोट में जिनका नाम लिखा था, जिनको जिम्मेदार माना जा रहा था, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब बारी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके घरों की तलाशी लेने तक पहुंच गया था। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण थे, जो दस्तावेज थे, वो पुलिस ने जब्त किए। और जब उनको खंगाला गया तो एक बीजेपी नेता के साथ की बातचीत चर्चा का विषय पूरे शहर भर में बनी हुई है। क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए कई रसूखदार लोगों का नाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आया है, इस प्रोजेक्ट्स में भी आया है, इसलिए मामले को थोड़ा सा गंभीरता के साथ पुलिस देख रही थी। लेकिन एक शख्स की बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। पूरे शहर भर के कई लोगों के पास वो ऑडियो क्लिप्स हैं। उसमें जो बातचीत हो रही है उसके आधार पर उत्तराखंड पुलिस कार्रवाई कर सकती है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नेता को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और जरूरत पड़ी तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यह बात की बात है, लेकिन पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा सकता है क्योंकि सुसाइड नोट में भी उनका नाम है और जो बातचीत ऑडियो वायरल है उसमें भी उनका नाम है। कई जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबार हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, उन्होंने कुछ ने तो नाम के साथ खबरों को प्रकाशित किया है और कुछ ने नाम को गायब कर दिया है। जाहिर सी बात है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों पर सीधा कटाक्ष करना, उनका नाम लिख देना कई बार मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए उनका नाम नहीं दिया है अखबारों ने। लेकिन पुलिस बहुत गहनता के साथ छानबीन कर रही है और देख रही है कि इस पूरे सुसाइड कांड में क्या क्या एंगल्स हैं। इससे जुड़ी हुई एक और घटना है कि जो गुप्ता बंधु देहरादून आकर देहरादून के बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे थे, वो अपना काला धन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगा रहे थे और यहां से भी पैसे का हेर फेर किया जा रहा था। जो कंपनी उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई थी उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर, उसके जरिए कई दूसरी देनदारियों को वो चुका रहे थे और दूसरा पैसा जो अनआइडेंटिफाइड सोर्स है उसको इन खातों में लगाया जा रहा था, इन खातों में भेजा जा रहा था। विवाद की एक बड़ी वजह यह भी है। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे प्रकरण में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस इसको लेकर एक चिट्ठी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी जिसे कहा जाता है, उसे भेज चुकी है। और उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में करोड़ों रुपए के पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो काम जब पैसे का ट्रांजैक्शन होता है तो क्राइम से रिलेटेड बातें अलग होती हैं और पैसे का जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी कहा जाता है, उसका ही काम होता है। अब ईडी की एंट्री तो होगी, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि जो गुप्ता बंधु हैं उनके ऊपर पहले ही ईडी नजर रखे हुए थी। शहर के जिन प्रतिष्ठित लोगों का पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ था वो इसी बात से घबरा रहे थे कि गुप्ता बंधु इस प्रोजेक्ट में सामने आ गए हैं, उनका नाम खुल गया है और ईडी जिस पर नजर रखे हुए है उसके साथ किसी भी तरीके का ताल्लुक, किसी भी तरीके का व्यापार शायद नहीं किया जाना चाहिए। और विवाद की एक बड़ी वजह यही थी। अब देखना यह है कि ईडी की एंट्री कब होती है, ईडी किस तरीके से कार्रवाई करती है और उत्तराखंड पुलिस किस तरीके से अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है, किस किस को और अपनी हिरासत में लेती है, कैसे इस केस के जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय वो दिला पाती है।
अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।